शाहजहां कई क्षेत्रों को जीता, उपलब्धि भी था, लेकिन शाहजहां को लगातार अभियान में लगाए रखना शाहजहां को डाउट होने लगा। और ये सब होता था नूरजहां को जहांगीर को कन्विंस करने से। ऐसा क्यों? क्योंकि नूरजहां इस बात को जानती थी कि दरबार से जितना दूर रहेगा शाहजहां, उतना ही हमारे दामाद सत्ता के नजदीक पहुंचेगा। समझ पा रहे हैं? पिछले बार वाला थोड़ी बहुत कहानी याद है? उसका दामाद सत्ता के नजदीक पहुंचेगा। दामाद कौन था? शहरयार। शहरयार दामाद था, ठीक। शहरयार किसका बेटा था? जहांगीर का। शादी शहरयार का किससे होता? लाडली बेगम से। लाडली बेगम किसकी बेटी थी? नूरजहां से। लाडली बेगम नूरजहां के पहले पति से बेटी थी, शेर खान। उसी का शादी जहांगीर के बड़े बेटे से करना चाहती थी, शहरयार से। आ रहा है बात समझ में? तो नूरजहां कहीं ना कहीं जानबूझ करके देखिएगा, जहांगीर को कन्विंस करके लगातार देखेगा अभियानों में उलझाए रखना चाहती थी शाहजहां को। शुरू में तो शाहजहां उत्साही होकर गया और उत्साही होकर के अलग अलग क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया, लेकिन बाद में उसको शक होने लगा। और ये बात उसके कान में डाला कौन? शाहजहां का शादी देखिए किससे हुआ था? तो नूरजहां के भाई के बेटी से। भाई का नाम आसफ खान। भाई का नाम आसफ खान। आसफ खान के बेटी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, या बाद में मुमताज महल। आसफ खान के बेटी का नाम अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक। अब नूरजहां के भाई सोचता है कि हम अपने दामाद को गद्दी पे पहुंचा दे, और नूरजहां सोच रही कि हम अपने दामाद को गद्दी पे बैठा दें। मतलब जहांगीर का उत्तराधिकारी कोई ना कोई बेटा ही होगा उसका। पर एक लेडीज है जो अपनी बेटी का शादी कर दिया एक बेटा से, और एक जो लेडीज का भाई यानी नूरजहां का भाई है वो शादी कर दिया अपनी बेटी से। आसफ खान इसमें सबसे जो होशियार पॉलिटिशियन आप कह सकते हैं। होशियार आदमी वही है जो सामने वाला से काम निकाल ले और सामने वाला को एहसास भी ना हो। समझ रहे बात को? किसी से कोई कार्य करवा लेना और उसको अंदाजा तक न लगे, इससे बड़ा कोई होशियार नहीं हो सकता है। इस मामले में देखिएगा नीतीश कुमार को दाद दिया जाता है कि नीतीश कुमार के बगल में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको लग रहा है कि मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए हैं, हमारा तो टिकट या तो हमारी पार्टी में स्थिति पक्की है। अगला दिन पता चला उसी का टिकट कट गया। इसलिए नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है, दाएं हाथ जो करता है उनका बाएं हाथ को नहीं पता होता, और बाएं हाथ जो करता है वो दाएं हाथ को नहीं पता होता है, या वो जो करते हैं वो सिर्फ उन्हीं को पता होता है, अगल बगल वाले को एहसास तक नहीं होने देते हैं। मतलब तुमको महसूस भी नहीं होने देंगे। विशुद्ध नेता हैं। विशुद्ध नेता का मतलब जिसको हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं खाटी नेता। मतलब विशुद्ध रूप से पॉलिटिक्स करते हैं, उसमें इमोशन का बहुत कम जगह होता है। समझ रहे बात को? ये चीज है। आसफ खान इसी तरह का व्यक्ति था। आसफ खान दरबार में रहता था, अपनी बेटी का विवाह शाहजहां से किया, लेकिन और उसकी बहन यानी नूरजहां एक तरह से कहिए साम्राज्य की शासिका है, साम्राज्य की रानी है। नूरजहां का मतलब क्या? दुनिया का रोशनी, उसका मतलब होता है।
नूरजहां कौन थी? नूरजहां कुछ भी स्टेप ले सकती थी, क्योंकि नूरजहां के पति क्या है? शासक है, जहांगीर शासक है। तो मोरे सैया भयो कोतवाल, तो अब डर काहे को? जब हमारे सैया ही सब कुछ है तो फिर कौन उसको क्या कर लेगा? समझ रहे बात को? जब उसके सैया ही सब कुछ है तो कोई कुछ थोड़ी कर ले, वो सर्वा है, कुछ भी कर सकती है। और नूरजहां का अच्छा खासा साम्राज्य को चलाने में हस्तक्षेप होता था, लेकिन हाँ योग्य महिला भी थी, ये बात भी उतना ही सत्य है। जहांगीर का क्या है? वो तो दारू पी करके सोया हुआ रहता था। उसके बारे में बोला जाता है कि 2 लीटर शराब और 1 केजी गोश्त, इसी के फिराक में बस रहता था, और बाकी नूरजहां के पीछे पागल था, बचल कुचल। समझ रहे बात को? अब ऐसा आदमी शासक बनेगा तो साम्राज्य का क्या होगा? समझ रहे बात को? ये चीजें हैं। तो देखिए, दरबार में षड्यंत्र चल रहा था। आसफ खान अपने दामाद के दिमाग में ये बात डाल दिया। जब दोबारा उसको दक्षिण के अभियान पे 1620 के आसपास भेजा जाता है, और इसका शादी कब हुआ था अर्जुमंद से? 1612 में। 1611 में नूरजहां से जहांगीर शादी किया, 1611 में बाप शादी कर रहा है, 1612 में बेटा शादी कर रहा है। बेटा को भी लग रहा हो कि बाप करिए रहा है तो हम लगे हाथ निपटा लेते हैं। हाँ, नूरजहां जहांगीर से शादी किया ना 1611 में, और जहांगीर का बेटा कौन हुआ? शाहजहां। तो 1612 में जहांगीर शाहजहां का शादी हुआ। तो सोचिए, 1 साल पहले बाप का देख रहा था, अच्छा हम बड़ा हो गए, हमारा बारे में नहीं तू सोच रहा है। अब वो अपने बारे में अभी तक सोच रहा है ये आदमी। अरे बात समझ में? बाप अपने बारे में सोच रहा है, बेटा बड़ा, अरे उसके बारे में भी तो सोचो। लेकिन अगला साल सोच दिया है शाहजहां का। नहीं समझे बात को? नहीं, वो तो जहांगीर का हुआ था 1 साल, वो अकबर करवाया था उसका विवाह, अकबर करवाया था। अरे इन लोग के शादी का कोई अता पता है? और ऐसे भी जिस पर ध्यान चल गया, शादी करने का जरूरत क्या था? उठवाइए तो लेता था। उस दौर में स्त्रियों को देखिएगा, स्त्रियों को पता है वस्तु की तरह समझा जाता था, समझ गए? लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत सारे जगह पर देखिए ऐसे दिखेगा जहां स्त्री का अच्छा खासा रोल भी दिखता है। जैसे देखिएगा कैसे काबुल में देखिए बख्तुनिसा को सूबेदार बना दिया था, या नूरजहां ही साम्राज्य चलाने में बहुत बड़ा योगदान है। रजिया सुल्तान के बारे में देख लीजिए, ऐसे भी एग्जाम्पल हैं। लेकिन सामान्य रूप से समाज में पता है वस्तु की तरह देखा जाता था, उपभोग के वस्तु की तरह देखा गया। मिड पीरियड में उतना स्त्रियों का अधिकार नहीं है। एक बात जान लीजिए, आप लोग पैदा हुए हैं ना, आप लोग बहुत अच्छे समय पे पैदा हुए हैं। जितना आपको आज के डेट में लड़की को या स्त्री को अधिकार मिला है, या तो आगे और मिलेगा, इतना अधिकार पीछे 2000 साल पहले से नहीं है। इतना अधिकार कभी नहीं मिला। आप अपने आप को खुद किस्मत समझिए, या तो ईश्वर को थैंक्स कहिए कि हम इस समय पैदा हुए। लेकिन आपसे भी ज्यादा हो सकता है अधिकार आपके आने वाले अगले पीढ़ी को मिलेगा। मिलेगा कि मिलेगा ही? कि आपको इतनी आजादी है, नहीं तो इतनी आजादी महिलाओं को पीछे कभी नहीं रहा है जितनी आजादी आज है। अरे बात समझ में? नहीं तो महिलाओं को मिड पीरियड तक में क्या समझा जाता था? 2-3 चीजें हैं। एक, भौतिक वस्तु की तरह, उपभोग की वस्तु की तरह लोग लेते थे। दूसरा, बच्चे पैदा करना और संस्कृति को आगे ले जाने के वाहक के तौर पर लिया जाता है। पर अब ऐसा नहीं है। अब महिलाएं कहती हैं कि सारा ठेकेदारी मेरे ही ऊपर मत दो, कुछ ठेका पुरुष समाज भी ले।